औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़बर की ख़बर। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, हर जानिब 8 फरवरी 2024 के इंतख़ाबात की गूंज है और अगर कराची के डायनामिक्स की बात की जाए तो शहर कराची में इस वक्त MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ही मुखालिफ हैं एक दूसरे की और दोनों ही खासा सरगर्म दिखाई दे रही हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इंटेलेक्चुअल्स की बेसिस पर ये इलेक्शन लड़े जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि ताजुर बरादरी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उम्मीदवार है सूबाई असम्बली के लिए, कौमी असम्बली के लिए। अगर बात की जाए तो MQM की, तो अगर MQM की बात की जाए तो MQM की सियासत में एक नया रुख आया है और शहर कराची में इस वक्त MQM खासा सरगर्म दिखाई दे रही है और हर किसी की नज़रें जो हैं वो MQM की एक्टिविटीज़ पर लगी हुई हैं। कल भी डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने अपने हल्का जो सुरजानी का उनका हल्का है वहाँ से अपने मेंबर प्रोविंशियल असम्बली के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके साथ एक रैली निकाली, रिक्शा रैली निकाली गई और आवाम की बड़ी तादाद उस रैली में मौजूद थी। और अगर बात की जाए कौमी असम्बली का हल्का यानी 238 की, जहां कल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब भी किया और NA 238 के एक आज़ाद उम्मीदवार थे नुमान गुजर, जो कि MQM के हक़ में दस्तबरदार हो गए और ना कि सिर्फ दस्तबरदार हुए बल्कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में उन्होंने शमूलियत भी इख्तियार कर ली। अगर बात की जाए MQM की तो इस वक्त MQM जो है वो कराची की सियासत में खासा मुतहरिक दिखाई दे रही है। MQM का क्या इंतखाबी मंशूर है और MQM आवाम के पास जा रही है तो किस मंशूर के साथ जा रही है, इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मेंबर रुकन राब्ता कमेटी हैं MQM पाकिस्तान के, MQM के रहनुमा भी हैं रेहान हाशमी। रेहान हाशमी साहब, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। अच्छा रेहान हाशमी साहब, बताइएगा कि MQM में फिर से एक जान आ चुकी है और MQM एक बड़ी सियासी कुव्वत बनकर मैदान में मौजूद है। क्या समझते हैं कि इस इंतखाबी मंशूर के साथ आवाम के दरमियान जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, MQM का वही मंशूर है जो कि बुनियादी तौर पर किसी एक आम पाकिस्तानी की ग्रीवियंस है। वो कोर इशूज, वो तमाम कोर इशूज जो कि बिलखुसूस शहरी सिंध के और बिलअमूम पूरे पाकिस्तानियों के लिए हैं। और खास तौर पर आपने देखा होगा कि उस वक्त जब कोई पार्टी अपना मंशूर बनाने का सोचा भी नहीं था, उस वक्त MQM पाकिस्तान अपना मंशूर लॉन्च भी कर चुकी थी और उसमें सरे फहरिस्त इख्तियार सबके लिए होना चाहिए और हमारा शहर हमारा इख्तियार होना चाहिए, ये टैग लाइन है हमारी। और वो कैसे होगा उसका पूरा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है। उसमें एक्सपर्ट्स और टेक्नोक्रेट्स बैठे हैं जो राब्ता कमेटी के अराकीन हैं, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक रखने वाले एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। उसमें ना सिर्फ नौजवानों की एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन, एग्रीकल्चरल रिफॉर्मेशन, वाटर के इशूज हो या लोकल बॉडीज के इशूज हो या गुड गवर्नेंस के मामलात हो या एनर्जी क्राइसिस को कैटर करने के मामलात हो, इसका सोल्यूशन भी दिया है और उसके रेफरेंसेस भी दिए हैं। और मॉडल के तौर पर मुख्तलिफ ममालिक में जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, एक तो हमारा ब्रीफ समरी है और दूसरी उसके साथ मुंसलिक वो तमाम उसका तरीक़ाकार जो मुख्तलिफ ममालिक में अडॉप्ट किया गया है वो मौजूद है। अच्छा, अब ये तमाम चीजें तो मुख्तलिफ औकात में कमोबेश ये तमाम चीजें हम बताते रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मंशूर, अगर हमारा मंशूर, क्योंकि हम तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, सिर्फ मंशूर की हद तक नहीं है ये, इस मंशूर पर अमल दरामद करवाने के लिए मुख्तलिफ एरा में, मुख्तलिफ दौर हुकूमत में जब MQM हिस्सा रही या नहीं रही, ये उस वक्त के अरबाब इख्तियार के सामने हम पेश करते रहे हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि वो मुतालबात जो मंशूर का हिस्सा भी हैं, उनको तहरीरी मुआहदे में आने के बावजूद भी जिन हुकूमतों ने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों का काम है कि उनसे सवाल करें कि आप किसी एक आम आदमी को जो मसला पैदा होता है, वो घर से निकलते ही गटर की लाइन, पानी का मसला, रोड की अस्तरकारी या लाइटों का मसला है और इस तरह के ही मसाइल है, बल्दियाती मसाइल है। तो इन बल्दियाती मसाइल को 18वीं तरमीम के रूह के मुनाफी अगर सिंध हुकूमत ने बिलखुसूस अपने पास कंसंट्रेट किया हुआ है वसाइल और फंड्स को, तो क्यों किया हुआ है? आज आम पाकिस्तानी की जिम्मेदारी बनती है कि ये सवाल करे कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर प्रैक्टिकली क्या किया,
एनर्जी क्राइसिस या एग्रीकल्चरल रिफॉर्मेशन किसान को बेहतर अंदाज में सर्व करने का और काश्तकारी करने के मौके फराहम करने की बात करते हैं, तो लैंड रिफॉर्मेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल रिफॉर्मेशन से क्यों इज्तनाब कर रहे हैं? तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा ताकतवर सियासी तबका जो वडेरों को पुष्पनाही करता है वो मौजूद होगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो एमक्यूएम कर चुकी है, और क्योंकि ये तो मैंने आपको सीधा सीधा नुकात बताए हैं, और इसमें आने वाले हिंड्रेंस या बैरियर या रुकावटें जो है वो भी मैंने आपको बहुत ही मुख्तसरन बताई है। अच्छा रेहान भाई, अगर बात की जाए कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, जो कि इस वक्त खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, आपकी जानिब से कहा गया कि जो सूबे में 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं उनकी जानिब से जो है वो जागीरदार हमेशा सर फहरिस्त रहे, आगे से आगे रहे, सरमायादार आगे से आगे रहे। लेकिन अब की बार जो चेंजेस हैं वो ये देखी जा रही है कि इंटेलेक्चुअल्स जो खड़े हुए हैं, काफ़ी सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका ताल्लुक ताजिर बरादरी से है, और जो इसी कम्यूनिटी के लोग हैं। पहले तो ये कहा जाता था कि दूसरी कम्युनिटी से लोग लाके यहाँ से उन्हें इलेक्शन लड़वाया जा रहा है, लेकिन इस बार आपके मद्दे मुकाबिल आपकी कम्युनिटी के भी लोग हैं। देखिए, कम्युनिटी का मामला ऐसा है कि अगर कोई मेरी कम्युनिटी का कोई शख्स किसी गलत प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया है, लाइल्मी में, दबाव के तहत या नाराजगी के तहत, तो उस बेचारे का तो मैं कसूरवार नहीं है। असल में प्लेटफॉर्म जो मौजूद है, जो बस का ड्राइवर है, वो भले से नीयत उसकी अच्छी हो, मुसाफिर चिल्ला चिल्ला कर बोलता रहेगा कि बस ड्राइवर साहब आप बस का ये रूट इस्तेमाल ना करें, लेकिन बस ड्राइवर जिसके हाथ में है ड्राइविंग सीट, वो उस बस को उधर ही ले जाएगा। तो बदकिस्मती से अनफ्रेंडली जो पॉलिसी है दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की अमूमी तौर पर, जो शहरी सिंध से मुखालफत की पॉलिसी है, वो आप कुछ भी कर लें, अब वो लाइल्मी में, नाराजगी में, या किसी दबाव के तहत या किसी मफादात के तहत अगर कोई किसी गलत प्लेटफॉर्म पर चला गया है, तो मैं दुआ गो हूं अल्लाह उसको राह रास्त पे लेकर आए। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर कोई एमक्यूएम में नहीं है तो भाई बात तो हक की करें ना, सच की करें। अगर एमक्यूएम के ये मैनिफेस्टो और ये मुतालबात दुरुस्त है तो आप कहें कि जनाब दुरुस्त है, आपकी मुखालफतें होंगी, पॉलिसी कुछ और पॉलिसीज होंगी जिसकी वजह से मुखालफत हो। लेकिन अगर ये मेरे नुकात के बना जनाब प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, कराची का हक, कराची के अरबों खरबों रुपए आपने तकरीबन 10 सालों से रोके हुए हैं, कराची वालों को नहीं दे रहे, अर्बन सिंध को नहीं दे रहे, जो प्रोविंस की जिम्मेदारी बनती है, जो फेडरल गवर्नमेंट से मिलता है उसको, हमारे टैक्सों का पैसा, तो आप अगर बहुत अच्छे हैं तो आप ऐलान कर दें कि जनाब कराची को और अर्बन सिंध को वो रुके हुए पैसे मिलने चाहिए। आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बहुत अच्छी पॉलिसी अगर है तो आप कोटा सिस्टम खत्म करने का बरमला इजहार करें। आपकी बहुत अच्छी पॉलिसी है तो अर्बन एरियाज में यूनिवर्सिटीज के क़याम का कोई ऐलान कर दे, बहुत अच्छी बात होगी। तो ये क्यों नहीं कर पा रहे, उसके पीछे एक वजूहात है, क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स दुश्मनी पर मुश्तमिल है, अर्बन सिंध से आपकी दुश्मनी है। आप किसी सूरत में भी नहीं चाहते कि वो इख्तिदार और वो जो कंसंट्रेट की हुई है पावर्स, चंद पॉलिटिशियंस ने, पावरफुल पॉलिटिशियंस ने अपने हाथ में इख्तिदार जो रखा हुआ है, वो किसी हालत में छूट जाए। लेकिन तो रेहान भाई, अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो लियारी में मंसूबे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर इक़्तिदार में बनाए हैं, वहाँ पे लॉ कॉलेज है, वहाँ मेडिकल कॉलेज है। तो क्या सिंध लियारी है, ये कराची लियारी ही है? लियारी के भाइयों को अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। स्टेक उनके पास लियारी में था, पुराना इलाका है हमारा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर शिद्दत से जरूरत है, जहां कराची का नौजवान पढ़ के जो निकलता है तो वो बेचारा बोलता है कि अव्वल तो उसको दाखिला नहीं मिलता, अगर दाखिला मिल भी गया तो वो मुल्क छोड़ के चला जाता है। मुल्क छोड़कर वो इसलिए जाता है कि यहाँ पर मौके नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो देखें, कराची में हर जुबान, लिसान, फिक़ह के लोग मौजूद हैं, और अगर ये तमाम लोग मौजूद हैं तो इन तमाम लोगों के लिए यकसा मुयस्सर होना चाहिए सहूलियात। ये क्यों हो रहा है कि आपने कोटा सिस्टम, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप ऐलान करके दिखाएं तो सही कि हम कोटा सिस्टम के मुखालिफ हैं, हम कोटा सिस्टम खत्म करेंगे। आइए एमक्यू वालों, हम आपके साथ मिलकर खत्म करते हैं कोटा सिस्टम, और इसके लिए आईनी तरमीम लेकर आते हैं। अगर इसमें आईनी की जरूरत है, हालांकि जरूरत नहीं है इसके लिए, आप एक दफा मिलकर कह दें कि जनाब लोकल बॉडीज एम्पावरमेंट होनी चाहिए निचली सतह तक। आज एमक्यूएम का कोई काउंसलर या नाजिम नहीं है, लेकिन एमक्यूएम फिर भी कह रही है कि निचली सतह तक इख्तियार की मुंतकली होनी चाहिए। आज आप कह दें आपका मेयर है और जमात का के नाज़मीन है, काउंसलर है, हम उनके लिए बात कर रहे हैं ना, लेकिन आपको क्योंकि पॉलिसी चेंज नहीं करनी, आपको अब अर्बन एरिया से नफरत है, आप अर्बन एरियाज को डिप्राइव रखना चाहते हैं, तो ये पॉलिसी है। एक दफा ऐलान तो करें ना भाई, कोई एक रहनुमा आपके टीवी चैनल पर आकर या किसी इजलास में
ये कहता हुआ सुनाई नहीं देगा आपको कि ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पॉलिसी आपकी नहीं है ना, अनफ्रेंडली पॉलिसी है आपकी। अच्छा, रेहान हाशमी साहब ये भी बताइएगा कि तहरीक लब्बैक की जानिब से भी उनकी जो कराची की क़यादत है, उनकी जानिब से बुलंद-ओ-बांग दावे किए जा रहे हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम इस बार एमक्यूएम को नहीं जीतने देंगे। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये आप लोगों का मुकाबला कर सकेंगे तहरीक लब्बैक वाले? क्योंकि आप लोगों का इस शहर में स्टेक मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो कि क्या मजहबी लिबादे में हो, मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि हमारी अक्सरियत इस पाकिस्तान की सरजमीन को वजूद में लाने का बुनियादी मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह था, और कलमा को मुसलमान है, अकीदत और मोहब्बत तमाम मुसलमानों को खातमुन नबीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतनी ही है, चाहे किसी को भी हो, चाहे अगर वो पॉलिटिकल लिबादे में आएगा कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका अमल बताता है कि आप कितने मुखलिस हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। तो रेहान हाशमी साहब, क्या लगता है क्या तहरीक लब्बैक रास्ता नहीं रोक सकेगी? मैं देखिए, रास्ता रोकने मैं इस मौजू के ऊपर तो बात भी नहीं करना चाहूंगा। सही, लेट्स से हम इंतखाबात में जा रहे हैं, देखते हैं कि कौन क्या है, लेकिन आपके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, आपकी तगोदो, आपकी जद्दोजहद, आपका पुरअमन रहना, आपका दूसरों को अपने जैसा मानना, दूसरों को मुसावियाना हकूक देना, दूसरों के लिए अकीदत और एहतराम रखना, और टॉलरेंस, बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त या बर्दाश्त का मवाद आपके अंदर होना, या आपके खुलूस नीयत को, आपके आइंदा आने वाले हिकमत अमली को, लाए अमल को तय करता है, जो कि मंजरनामे पे आ जाता है खुद ब खुद। अच्छा, रेहान हाशमी साहब ये बताइएगा, क्या लग रहा है, क्या आवाम का एतमाद इस बार मिल सकेगा? क्या कराची से कौमी असम्बली की आपको क्या लगता है कितनी सीटें मिल जाएंगी और सूबाई की कितनी मिल जाएंगी? एक आइडिया के मुताबिक बताइएगा। देखिए, एमक्यूएम मुनकसिम थी, टूट फूट का शिकार थी, अताब में रही, मुश्किल दौर सहती रही तवातुर के साथ, और उसके बाद जब मुनकसिम एमक्यूएम यकजा हुई और एमक्यूएम के बतन से पैदा होने वाली एंटिटीज हो, इंडिविजुअल्स हो या ग्रुप्स हो, यकजा हुए, तो लोगों की ख्वाहिश यही थी कि मिलकर कराची के लिए बिलखुसूस और बिलउमूम सिंध और पाकिस्तान के लिए काम करें। तो लोगों के अंदर एक नई वो तो आई है, लेकिन देखिए, कराची के लोग बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं तमाम चीजों से। मेरा अपना जाती ख्याल है कि लोगों में एक नई उम्मीद की किरण तो आई है, और बहुत सारे ग्रीवियंस भी हैं, लेकिन उनको कन्विंस करने की बात है। कराची के लोग अमूमी तौर पर बड़े वाइब्रेंट हैं। कराची हमेशा से सियासी पाकिस्तान के मंजरनामे के ऊपर अपने नकूश छोड़ता रहा है, तो इस बार भी कराची के लोग अपने नक्श छोड़ेंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे, जो कि इंतहाई मजबूत होगा। मुझे उम्मीद है एमक्यूएम को अपना राय हक दही इस्तेमाल करके जितवाने के बाद। अच्छा, रेहान हाशमी साहब, क्या लगता है कि अब की बार जो 2024 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के नताइज होंगे, और 2018 के अगर नताइज देखे जाएँ, क्योंकि उस टाइम एमक्यूएम इस तरह से मुनज़्ज़म नहीं थी जिस तरह से अभी मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं वो एक होके एक मुनज़्ज़म और तवाना एमक्यूएम के तौर पर सामने आए हैं, जो उभरे हैं। आप क्या समझते हैं 2018 से क्या वाज़ेह फ़र्क होगा 2024 के नताइज में? देखिए, 2018 में हम ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि हमारी सीट्स को छीना गया, एक जैरीमैंडरिंग हुई, और खास तौर पर किसी मखसूस ग्रुप को उनको सहूलियात फराहम करके उनको जितवाया गया किसी खास मकसद के तहत। सर, नाम ले सकते हैं आप? पीटीआई की बात कर रहा हूँ ना। हम जिसके सीट्स पर क्लेम करते थे वो हम ये समझते हैं कि उनमें से अक्सर सीट एमक्यूएम की थी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनका मैंडेट कुछ ना कुछ तो हर पार्टी का मैंडेट है। जिनका नाम भी नहीं सुना होगा उनके भी 4-5 वोट तो होंगे ना। इसी तरह बड़ी तादाद में, छोटी तादाद में हर एक का वोट मौजूद होगा, चाहने वाले मौजूद होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये गैर जानिबदार इलेक्शन होते हैं, जो कि बुनियादी तौर पर इस पर भी हमें सिंध गवर्नमेंट के हवाले से हमने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के अमले को एडमिनिस्ट्रेशन के इस्तेमाल के जरिए डिलिमिटेशन के मामला किए गए, उस पर हमारी रिजर्वेशन थी, उसको हमने बरबला इजहार किया। नहीं होना चाहिए, और हम समझते हैं कि 2024 के इलेक्शन बहुत बेहतर होंगे। हालांकि अब ये एमक्यूएम की लीडरशिप के ऊपर भी हम पे भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम नेपोटिज्म या ऐसा कोई तासुर ना दें कि जिसके तहत लोगों के अंदर जो पुरुमीद हो रहे हैं लोग, वो उम्मीदें खुदा न खास्ता दम तोड़े। तो हम पे हमारा भी इम्तहान है, एमक्यूएम के तमाम लोगों का भी इम्तहान है, एमक्यूएम की लीडरशिप का इम्तहान है, और लोग ऑप्ट करते हैं एमक्यूएम के उस फिलॉसफी को जो कि मिडिल क्लास के लिए पाकिस्तान में बसने रहने वाले उन 98% लोगों के लिए बात करते हैं हम, और पाकिस्तान को जिन्हा का पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद जो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक दफा फिर हम भरपूर तरीके से उस एजेंडे को, उस फिनोमेना को डेवलप करने की कोशिश करेंगे।
अच्छा रेहान हाशमी साहब, एक और भी नुक्ता था, मैंने सोचा कि मैं आपसे सवाल करूं उस बारे में। जब जीडीए से और मुख्तलिफ यहाँ सिंध में मौजूद जमातों से जब अलायंस हो सकता है, तो क्या कभी ये नहीं सोचा कि जमात इस्लामी से भी अलायंस हो सकता है, क्योंकि उनकी जिद्दोजहद भी उन्हीं के खिलाफ है जिनके खिलाफ आप लोग जिद्दोजहद कर रहे हैं? देखिए, आपने नोट किया होगा कि हमारे जमात इस्लामी के दोस्त अक्सर जो नारे लगाते हैं आजकल पिछले चंद सालों से, बिल्कुल, वो जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ जागीरदारों और वही वडेरों नारे। को जो ललकारा जा रहा है, ये नारे एमक्यूएम के बहुत पुराने और एमक्यूएम का वतीरा भी था ये। जी, और इसके अलावा मेयर को इख्तियार दो या लोकल बॉडीज की एम्पावरमेंट, ये तमाम स्लोगन एमक्यूएम के थे, नॉट स्लोगन। हमने तो अमली तौर पर जद्दोजहद की है। और चले, अच्छी बात है कि अगर आप तस्वीर को ना देखें और सिर्फ आवाज सुने तो आपको लगेगा कि एमक्यूएम का कोई कारकुन बोल रहा है, लेकिन पीछे कोई जमात इस्लामी के रहनुमा बोल रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कराची के हकूक के लिए, अर्बन सिंध के हकूक के लिए अगर बात भी कर रहा है, कोई भी कर रहा हो। मैं आपके नाजरीन के लिए रिकॉर्ड पे लेकर आना चाहता हूँ कि मुसलमान होने के नाते हमारा सबसे अव्वलिन तरजीह थी कि हमारे फलस्तीनी भाइयों पे जो जुल्म हो रहा है, वहां पर बच्चों को जिस तरह जुल्म हो रहा था, तो हमने यकजहती के लिए, जिसमें हमारे पॉलिटिकल झंडे नहीं थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दावत दी, लेकिन बदकिस्मती से जमात की लीडरशिप ने हमें एंटरटेन नहीं किया। वो मौका था कि जब हम इजहार यकजहती उम्मत मुस्लिमा के लिए कर रहे थे, तो उम्मत का नाम लेते हैं और आप इजहार यकजहती के लिए मौजूद नहीं थे। वो प्लेटफॉर्म भी हमारा हमने बनाया जरूर था, लेकिन उसमें एमक्यूएम का एक परचम नजर नहीं आ रहा था। वो सिर्फ उम्मत से इत्तेहाद के लिए था। बदकिस्मती से उसमें हमारे जमात इस्लामी के दोस्तों ने एंटरटेन नहीं किया, उसको एड्रेस नहीं किया, उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। बाकी बहुत सारी तमाम जमातें मौजूद थी और सबका मुश्तरका प्लेटफॉर्म था वो। तो मैं इस जेस्चर को क्या समझे आप? तो इसका मतलब है उनको अलग करना है। चले, अच्छी बात है, आप सियासत कर रहे हैं, लेकिन रेहान हाशमी साहब, उनकी जानिब से शिरकत ना करना कोई हतमी, कतई और आखिरी मामला तो नहीं था। फिर मजीद बात हो सकती थी, टेबल टॉक हो सकती थी। कोई चीज नहीं है ना शाहिद साहब, उम्मत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। यकजहती उम्मा के से बढ़कर कोई चीज नहीं है। जब आप उसमें मौजूद तो रेहान हाशमी साहब, इस बयानी के साथ हम इलेक्शन में तो नहीं जा सकते? बयानिया नहीं है, ये तो मैं आपको जेस्चर बता रहा हूँ कि जब उम्मत के नाम पर सबको खड़ा होना था एक साथ, तब आप खड़े नहीं हुए। तो लोकल बॉडीज के नाम पर या एक्सेट्रा चीजों के नाम पर, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर, पॉलिसी के नाम पर आप कैसे खड़े होंगे? जब उम्मत के नाम पर, जिसके वजूद की वजह से पाकिस्तान का वजूद है, उस नारे पर आप नहीं खड़े हो सके, जिसमें कोई पॉलिटिकल स्लोगन, कोई पॉलिटिकल झंडा नहीं था। एमक्यूएम का प्लेटफॉर्म जरूर था, एमक्यूएम ने जरूर वो प्लेटफॉर्म इजहार यकजहती के लिए किया था फलस्तीनियों से, लेकिन उसमें एमक्यूएम का कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मामला ही नहीं था। उस पर भी आप नहीं आए। अफसोस की बात है ये। लेकिन देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट डेवलप करना होता है ना। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिस पर आपने हो सकता है कि मेरे 20 पॉइंट्स में से आप 4 पॉइंट्स को बोले कि जनाब ये सही है, और आपके बाकी बकिया पॉइंट्स जो हैं वो 16 पॉइंट्स हम नहीं मानते। नहीं माने, आपको मसला नहीं, लेकिन 4 नुकात अगर हमारे दुरुस्त हैं तो उस पर तो हम कम से कम यस तो कर सकते हैं ना। तो अनफॉर्चुनेटली ये उनका सवाबदीदी इख्तियार है। एमक्यूएम समझती है कि मैंने अभी आपके प्रोग्राम में कहा कि अगर वो एमक्यूएम के वो उन्हीं नारों को जो कि दिहाइयों से एमक्यूएम लगा रही है, आज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे खुशी हो रही है कि चले कम से कम इस पॉइंट पर तो आ रहा है कि कराची के साथ नाइंसाफी हो रही है, लसान की बुनियाद पर हो रही है या अर्बनाइजेशन की बुनियाद पर हो रही है, जिस बुनियाद पर भी हो रही है, लेकिन कराची के साथ नाइंसाफी हो रही है। और अगर कोई और भी बोल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बेशक इसका सहरा तो आप लोगों के सर ही जाएगा और मैं चाहता हूँ कि इसका क्रेडिट भी आप लोगों को मिलना चाहिए। रेहान हाशमी साहब, आप टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, बात हो रही थी एमक्यूएम की सियासी सरगर्मियों के हवाले से, एमक्यूएम के इंतखाबी मंशूर के हवाले से। एमक्यूएम कौन से वादे और कौन से दावे अवाम के दरमियान कर रही है, और क्या लगता है क्या एमक्यूएम को एक अददी अक्सरियत या सादा अक्सरियत इस शहर से हासिल हो सकेगी या नहीं? अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। नाजरीन, इस वक्त अगर कराची की डायनामिक्स देखी जाए तो कुछ सालों से जमात इस्लामी का भी एक बड़ा स्टेक रहा है इस शहर में, और जमात इस्लामी भी इस शहर के इश्यूज़ पे जो है वो ख़ासा मुतारिक और सरगर्म दिखाई दे रही है। और इस वक्त देखा ये गया है कि लोकल बॉडीज़ में भी जमात इस्लामी जो है वो ख़ासा उन्होंने मैंडेट समेटा है। इस वक्त जमात इस्लामी के रहनुमा सैफुद्दीन एडवोकेट साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सैफुद्दीन साहब, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। जी, बहुत शुक्रिया। क्या लगता है सैफुद्दीन साहब, क्या बल्दियात में जिस तरीके से आप लोगों ने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, क्या इस वक्त आम इंतखाबात में भी कराची से ऐसा ही स्टेक हासिल कर सकेंगे, या इससे कम या इससे ज़्यादा?
देखिए कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के झंडे गाड़े, तो जाहिर है कि उसका पूरा एक बैकग्राउंड है। उसका बैकग्राउंड ये है कि कराची के लोग जो ये गुज़िश्ता दौर में पार्टियां यहाँ पर इक़्तिदार में रही हैं, उनसे इंतहाई मायूस हो चुके हैं। उनकी कारकर्दगी इंतहाई पस्त रही है, जिसके नतीजे में कराची के अवाम ने ये फैसला किया। और जमात इस्लामी की इसके मुकाबले में जो माजी में कारकर्दगी रही, खास तौर से नेमतुल्लाह खान साहब का दौर था, उसने जो विजनरी काम उन्होंने कराची में किया, तो इन तमाम चीजों को मिल मिलाकर जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत हाल बनी है। फिर कराची में एमक्यूएम जिस तरह बीच में दरमियान में बड़े अरसे तक यहाँ रही, और उसने जिस तरह कराची के मैंडेट को फरोख्त किया घड़ी घड़ी, उसके एवज चंद वजारतों के एवज, कभी गवर्नरी के एवज, आप देखिए कि कभी नून लीग, कभी पीटीआई और कभी पीपल्स पार्टी के साथ तो मुसलसल हुकूमत में जाना आना इनका लगा रहा। तो इन तमाम बातों को देखते हुए कराची के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बल्दियाती इंतखाबात में फैसला किया। देखिए बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी कराची में नंबर 1 पोजीशन पर थी वोटों के लिहाज से, पीटीआई दूसरे नंबर पर, और फिर पीपल्स पार्टी सारे धांधली के वोट में मिलाकर तीसरे नंबर के ऊपर थी। तो कराची के लोगों ने, ये जाहिर है कि कराची एक ऐसा शहर है पढ़े लिखे लोगों का, और जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं वो भी बड़े इसमें समझ बूझ रखते हैं। सोशल मीडिया ने बड़ा समझदार कर दिया है लोगों को, लोग जानते हैं सारी बातों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके नतीजे में कराची के लोगों की बिल्कुल क्लियर ओपिनियन कायम हो गई है। इस वक्त कराची में कहीं चले जाएं, देखिए लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुलकर ये कहते हैं कराची वालों के पास अब कोई चॉइस नहीं है जमात इस्लामी के अलावा। हाफिज नईम उर रहमान की क़यादत में एक विजनरी क़यादत माशाल्लाह मौजूद है, और जिस तरह वो जद्दोजहद कर रहे हैं कराची के लिए, खुलकर बोलते हैं और विजन रखते हैं पूरा कराची के हवाले से। तो जो आने वाले इंतखाबात हैं ये अपने 2024 के, आप देखिएगा कि अल्लाह चाहेगा इंशाअल्लाह जमात इस्लामी कराची में एक बड़ी भरपूर अक्सरियत हासिल करेगी। और कराची में जमात इस्लामी अगर भरपूर अक्सरियत हासिल करने में कामयाब होती है, असम्बली में जाती है, कराची के लोग जमात इस्लामी को अगर ये ताकत फराहम करते हैं, तो आप फिर खुद देखेंगे कि किस तरीके से कराची के इशूज और मसाइल रिजॉल्व होते हैं। अच्छा, इसमें एक मैं छोटी सी बात का इजाफा करना चाह रहा था, वो ये कि ये जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये सारी की सारी किसी मैनिपुलेशन या किसी अंडरहैंड डीलिंग के जरिए आने के चक्कर में है। और लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जो इशू इस वक्त बहुत बड़ा चल रहा है, उसमें जो इदारे जो भी कारकर्दगी दिखाते हैं वो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर बड़ी खुशी से फूले नहीं समा रही और इसमें अपना हिस्सा बखरा चाहती हैं कि मिल जाए। देखिए नून लीग तो ज़ाहिर बल्ले बल्ले कर रही है कि जी चलो बल्ला नहीं मिला उनको, लेकिन पीपल्स पार्टी भी माशाल्लाह बहुत खुश है और वो कह रही है कि हमें जो है वोट ये लोग हमको डाल दें और आज़ाद लोगों को मिलाकर हम हुकूमत बना लेंगे। और अच्छा सैफुद्दीन साहब, मैं कदा कलामी माफ़, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तमाम जमातें जो हैं वो इत्तेहाद कर रही हैं, लेकिन जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दो ऐसी जमातें हैं, इनकी जानिब से अब तक किसी किस्म के इत्तेहाद का ऐलान नहीं किया गया और इंतखाबात में भी कुछ दिन बाकी रह गए। तो क्या समझते हैं, कोई किसी किस्म का इत्तेहाद जो है वो मुतवक्के है? देखिए जमात इस्लामी ने तो अब गुज़िश्ता कई साल कबल ये तय कर लिया था कि जो ये इत्तेहादी सियासत है ये मुल्क को कोई फायदा नहीं पहुंचा पा रही। अभी पीडीएम की हुकूमत जिस तरह थी और जिस तरह उसने बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और हुकूमत से आने के बाद जिस तरह एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, तो इससे अंदाजा होता है कि ये जो इत्तेहादी सियासत है बहुत फायदा नहीं पहुंचाती मुल्क को। तो हमने बारगाह ये तो ऑप्शन खुला रखा कि सीट एडजस्टमेंट अगर कहीं हो सकी तो कर लेंगे, लेकिन अदरवाइज हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, 22 सीटों के ऊपर और सूबाई असम्बली की 47 सीटों के ऊपर। तो हम इंडिपेंडेंटली इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे अपने नाम पर, अपने निशान पर, अपने कायद की क़यादत में और अपनी क़यादत, अपनी जो हमारी परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पर। हमने इंतहाई दयानतदार और बासलाहियत क़यादत पेश की है। मेरे ख्याल में इतने अच्छे पढ़े लिखे दयानतदार और बासलाहियत लोग कराची में किसी जमात ने नहीं पेश किए जितने जमात इस्लामी ने दिए हैं। तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन नुमाइंदगी कराची को हासिल होगी, अल्लाह चाहेगा तो इंतखाबात के अंदर आइंदा। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था सब मुझे मौका उसका दे दें। जी जी, कराची में इस वक्त ये हो रहा है जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है ना, कि एक दूसरे से फील्ड छीनने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में पीपल्स पार्टी और एमकेएम के सिटी वार्डन्स ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं कि ये जमात इस्लामी के झंडे और बैनर्स वगैरह उतार कर अजीब व गरीब एक समा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी खराब बात है। इसी तरीके से एमकेएम के हवाले से जो उनके कायद ने शिकायत की है कि ये लोग मुखबिरी कर रहे हैं और उन्होंने कुछ कैंडिडेट को खड़ा किया था आज़ाद,
तो वो चले उनको चाहते हैं सैफुद्दीन रहे। साहब, ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाएगा। अब जी, इस जी। वक्त आपकी जानिब से आज धरना भी दिया गया जमात इस्लामी की क़यादत की जानिब से इंटरमीडिएट बोर्ड के पास। तो क्या क्या लगा, क्या किसी किस्म के कोई दोरस नताइज उसके मौसूल हुए? कोई आया आप लोगों से मुज़ाकरात करने के लिए, या तलबा के हक़ में कोई फ़ैसला आया? देखें, इस मामले में भी आप देखें कि मतलब एक अजीब व गरीब चीज है कि कराची के 70-80% तलबा को फेल कर दिया गया बिल्कुल। इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में। कभी ऐसा होता है? इसका मतलब ये है कि या तो आपने जो कराची में तालीमी निज़ाम प्रोवाइड किया है इंतहाई नाकिस और बेकार है, और अदरवाइज फिर आप, इसका मतलब है इस बात पर मजबूर हैं सोचने पर कि कराची के लोगों के साथ ये जानबूझकर ज्यादती की जा रही है। इसमें देखिए वज़ीर आला सिंध का बयान बड़ा मायूस कुन है। उन्होंने जो कहा कि फेल हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं। भाई फेल हो गए तो इस तरह थोड़ी फेल हुए हैं। आपने एक बिल्कुल, आपका जो इंतजामिया है, जो इंटरमीडिएट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं, वो सारे लोग जिम्मेदार हैं इस पूरे किस्से के। और कभी वही कहते हैं कि ये टेक्निकल एरर हो गया और कभी कुछ कहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये पूरी जो है जानी पूजी एक कोशिश है, और इसमें हमने इस जद्दोजहद को शुरू किया है। हम दीगर सारी चीजें लेकर टेकअप करके चल रहे हैं, और इंशाल्लाह इसके अंदर भी अभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस मसले को हम इस तरह नहीं छोड़ेंगे। कराची के नौजवान को हम इस तरह मायूसी की हालत में, बेबसी की हालत में और इन लोगों के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। बहुत हो गया कराची के नौजवान के साथ। देखिए ना, उनके लिए मुलाजमत है ना, तालीम है, और फिर जो मतलब पास हो जाए उनको आप फेल कर दें। और इसी तरह मेडिकल कॉलेज के एग्जाम में आपने देखा था क्या हुआ था इसके अंदर, कि एक दफा एग्जाम हुआ, फिर उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया नकल की बुनियाद पर कि जी नकल कहीं पर हुई थी, और सारे बच्चे जो पास हुए थे उनके लिए फिर मसला पैदा हुआ। तो कराची के नौजवान के साथ तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा उनके पास जमात इस्लामी के अलावा। ठीक है सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेट्रो वन न्यूज़ को, प्रोग्राम ख़बर की ख़बर को। आपका बेहद शुक्रिया। नाजरीन, बात करेंगे शहर कराची की सियासत की और सूबे सिंध के शहरी और देही इलाकों की सियासत की, और इस वक्त वफाक में कौन हुकूमत बनाने जा रहा है और किसका पलड़ा भारी लग रहा है। इस छोटे से ब्रेक के बाद नाजरीन फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, बात हो रही थी 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त अपनी सारी नज़रें पंजाब पर लगाई हुई है, और पंजाब में बिलावल भुट्टो जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, उनकी जानिब से बुलंदोबांग दावे भी किए जा रहे हैं, और तनख्वाहें डबल करने का कहा जा रहा है। ये उनका इंतखाबी मंशूर भी है, और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से भी उन्होंने कह दिया है कि आप ठप्पा तीर पर लगाएं, और आज उन्होंने नून लीग के कारकुनान से भी मदद मांग ली है। पाकिस्तान की सियासत में एक ये नया रुख और एक नया मोड़ आया है कि बिलावल भुट्टो जो है वो नून लीग के कारकुनान से मदद मांग रहे हैं, और कह ये रहे हैं कि शेर के शिकार के लिए नून लीग के कारकुनान की मुझे मदद की ज़रूरत है। और साथ ही साथ इस वक्त बिलावल भुट्टो ने जो है आज गुजरात में जलसे आम से ख़िताब किया है, और वो उसी मंशूर के साथ और उसी इंतखाबी मंशूर को लेके आवाम के दरमियान गए हैं। और इसमें बिलावल भुट्टो की जानिब से आज ये दावा किया गया है कि जो ये कह रहा था कि पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है, आज वो देख लें कि पीपल्स पार्टी पंजाब से कहाँ ख़त्म हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ख्वाजा सुहेल मंसूर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। ख्वाजा साहब, आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम ख़बर की ख़बर में। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ख्वाजा साहब, बताइएगा कि पहले पीटीआई से बिलावल भुट्टो ने मदद मांगी, और आज नून लीग के कारकुनान से भी मदद मांग रहे हैं। बोले कि शेर का शिकार करने के लिए मुझे नून लीग के कारकुनान की मदद और ताउन दरकार है। किस नज़र से देखते हैं अपने लीडर के इस बयान को? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, इनके लीडरान के साथ कोई इत्तेहाद करने का इरादा नहीं रखते, और इत्तेहाद की नौयत तब होगी जब पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की तरक्की और कराची की तरक्की और पूरे मुल्क की तरक्की की बात होगी। कारकुनान को जो है बिलावल भुट्टो साहब का ये पैगाम है कि आए, सब मिलकर मुल्क के लिए काम करें, सब मुल्क के सूबों के लिए काम करें, सब मुल्क के कराची के लिए काम करें। और हमारा उनसे सिर्फ इसीलिए उनकी ये रिक्वेस्ट है कारकुनान से, क्योंकि कारकुनान जो है वो 70-75 साल से पार्टियों के नीचे पिस रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ लारे और दिलारे दिए जा रहे हैं।
इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो साहब क्योंकि एक यंग नौजवान और एक अमन पसंद लीडर हैं, तो वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम कौम जो है वो पीपुल्स पार्टी के झंडे के नीचे आकर तीर को निशान लगाकर 8 फरवरी को अपनी तकदीर का फैसला करे, ताकि नौजवान ही उनको डिलीवर कर सकता है। और पंजाब में आप देख सकते हैं कि पंजाब में इस वक्त नून लीग की घबराहट का जो आलम है, या कराची में जो एमक्यूएम की घबराहट का आलम है, या जमात इस्लामी की जो घबराहट का आलम है, तो वो आप सबके सामने है कि एक दूसरों के साथ सीट एडजस्टमेंट की जा रही है। सीट एडजस्टमेंट वहां जरूर एक अच्छी चीज होगी जहां मुल्क के लिए बेहतरी के फैसले हों, जहां मुल्क के लिए एक बेहतर लॉन्ग टर्म मंशूर दिया जाए, जिसमें तालीम हो, सेहत हो, जिसमें लोगों को एम्पावर किया जाए, जिसमें खवातीन को एम्पावर किया जाए, जिसके अंदर ना कि मिनिस्ट्रियों की बंदरबाट के ऊपर फैसला हो। मैं तो अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि जो हर पार्टी का वोटर है वो उसके हर लीडर का अपना एक मंशूर है। तो अच्छा ख्वाजा साहब, एक और भी अहम नुक्ता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी जानिब से क्या आप ये नहीं समझते कि बहुत जल्द ये नवीज़ सुना दी गई है कि आज़ाद उम्मीदवारों को हम अपने साथ मिलाएंगे, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार सबको पता है कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि बैक हैंड पर उनसे किसी किस्म का जो है वो बैठ के कोई बातचीत की जाती, ना कि पहले से ही ये बात बता दी जाती? देखें मेरी एक बात सुने, आप तो आजाद उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब तो अपनी गाड़ी पे चौथी बार वजीर आजम का झंडा लगा के घूम रहे हैं। तो ये सवाल तो उनसे बनता है कि आजाद उम्मीदवारों की जो खरीदो फरोख्त की बात होगी वो वही करेंगे। हम तो आजाद उम्मीदवार अगर हमारे साथ आएंगे तो मोस्ट वेलकम करते हैं, और सिर्फ इस बात के ऊपर वेलकम करेंगे कि जो लोग मुल्क की तरक्की की बात करेंगे, मुल्क की आवाम की बेहतरी की बात करेंगे, मुल्क के शहरों की तरक्की की बात करेंगे, ना कि सिर्फ पंजाब की तरक्की की बात करेंगे। हम तो चाहते हैं कि केपीके से लेके बलूचिस्तान तक और कराची से लेके खैबर तक पूरे पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली का फैसला हो। और बिलावल भुट्टो साहब की यही सोच है कि पाकिस्तान की आवाम के लिए सर्व करना है, ना कि सिर्फ किसी एक सूबे के लिए सर्व करना है। तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त करीब आएगा, 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला जो पूरे मुल्क के अंदर एक चरागा होगा वो पीपुल्स पार्टी के हक में ही होगा, बिलावल साहब के भुट्टो के हक में होगा। और अगर खुदा ना खास्ता अगर हमें अपोजिशन में भी बैठना पड़ा और अपनी कौम और पाकिस्तान के लिए और अपनी हिफाज़त पाकिस्तान के लिए, अपने बॉर्डरों के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, आवाम की तरक्की के लिए काम करना पड़ा, तो हम लब्बैक कहेंगे। हम ये नहीं चाहते कि हम इक़्तिदार में बंदरबाट करके दोबारा जिस तरह से एक हुकूमत बनी और 70, 72 वजारतों के ऊपर लोगों को बिठा दिया गया, हर एक का अलग एजेंडा था, जो कि मुल्क की तरक्की का एजेंडा नहीं था। हाँ, जिस दिन इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब जीत कर आ जाएंगे, जो मुल्क की तरक्की और मुल्क की आवाम के लिए फलाह और बहबूद का फैसला करेगा उसको हम जरूर सीने से लगाएंगे। अच्छा ख्वाजा साहब, ये भी बताइएगा कि सिंध में एक इंतखाबी इत्तेहाद बना है, ग्रैंड अलायंस बना है, पीपल्स पार्टी मुखालिफ, तो क्या समझते हैं ये जो अलायंस है ये किस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ टाइम दे सकता है? ये 8 तारीख के बाद फैसला होगा कि कौन आपको दिखता है सिंध के अंदर, अलायंस के अंदर, और कौन नहीं दिखता। नहीं ख्वाजा साहब, आप एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, ज़ीरक सियासतदान है और ख़ासा तजुर्बा भी रखते हैं, तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है कि किसी किस्म का टफ टाइम दे सकेगा ये अलायंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? मैं नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि जो खुद लूले लंगड़े हो चुके हों और जो एक दूसरे की बैसाखी का सहारा ले रहे हैं और कहीं सोच रहे हैं कि कहीं से उनको कहीं से सपोर्ट मिल जाएगी 18 की तरह, तो मैं नहीं समझता कि, क्योंकि इस वक्त अफवाज पाकिस्तान जो है उनको कह चुके हैं कि वो न्यूट्रल हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी न्यूट्रल है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी न्यूट्रल है। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क की तकदीर बदलने का वक्त आ गया है और हमारा कोई टफ टाइम हम नहीं महसूस करते। अव्वल तो कराची के अंदर हम समझते हैं कि हमारा मुकाबला ही जमात इस्लामी से एमक्यूएम तो है ही नहीं, क्योंकि एमक्यूएम तो खत्म हो चुकी जिस दिन पीएसबी बनी थी, और इस वक्त ये ऑपरेट भी जो हो रहा है वो पीएसबी पाकिस्तान हाउस से हो रहा है। आप चेक कर सकते हैं कि हैदराबाद के ऊपर कोई नहीं है, पीएसबी ही है। और जिस दिन ये 8 तारीख को इंशाल्लाह एक जिल्लत आमेज शिकत लेंगे तो उसके बाद जो है ये एक दूसरे के गिरेबान फिर चाक करेंगे, और मेरे ख्याल अभी तो 3 या 4 ग्रुप थे, 8 या 9 ग्रुप बन जाएंगे। तो ये तो फैसला अब अवाम ने करना है कि आया कराची में पहिया जाम करवाना है, लाशों की सियासत करनी है, तासुब की सियासत करनी है, कौमियतों को एक दूसरे से लड़वाना है, या कराची का जो है रोशनियों का शहर बनाना है, कराची का शटर बंद ना हो,
कराची में हड़तालें ना हो, कराची की इकोनॉमी सही चले, ना कि 350 लोग कराची शहर में एक इंडस्ट्री के अंदर अपने ही वर्कर्स को जला दिया गया और वो उसकी वजह से कराची की बहुत सारी इंडस्ट्री उठ के दूसरे सूबों में शिफ्ट हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अब कराची को और पुलिस ने कंट्रोल कर लिया अपनी शहादतें देके। तो मैं नहीं समझता कि अब इनके अंदर कोई ऐसी ताकत होगी। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, छोटे मोटे हमले जो हैं वो पीपल्स पार्टी के दफ्तर पे करके हमारे कारकुनान को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे लेकिन ख्वाजा साहब यही इल्ज़ाम जो है एमक्यूएम की जानिब से भी लगाया जा रहा है ज़िला वस्ती में कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान हम पे हमलावर हो रहे हैं। देखिए, बात ये, हमने हमारे पे जो हमला आवर हुए तो हमने उसका जवाब जो है बंदूक से नहीं दिया, हमने जो कानूनी तकाजा था वो पूरा किया, उनके खिलाफ FIR करवाई। अगर हमारे कारकुनान उन पे कर रहे हैं, हमने उनको यहाँ तक ऑफर किया कि हमारे कारकुनान के साथ अगर कोई मामला हो, कल न्यू कराची में एक मामला हुआ, हमने बैठ के आपस में दोनों ग्रुपों ने सेटल किया कि नहीं, हम एक ही हैं, मेरा अगर बच्चा जाए या उनका बच्चा जाए तो वो सब के सब कराची के लोग हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गिरफ्तार हों और उनके ऊपर तशद्दुद हो और वो फिर एक क्राइम की तरफ चले जाए। हम तो इन बच्चों को ये कह रहे हैं कि आए, अमन की तरफ आए, चाहे पीपुल्स पार्टी में रहें, चाहे MQM में रहें या किसी भी जमात में रहें, लेकिन पुरअमन रहें ताकि दुनिया ये देख सके कि कराची में बसने वाली जो कौमें हैं वो सारी की सारी पुरअमन और कराची की तरक्की के लिए कोशा हैं। आए, सब मिलकर काम करते हैं, सब मिलकर काम करते हैं। मैं आज भी सबको कहता हूँ आए, गले लगें, जो आपका वोट है आप लीजिए, जो हमारा वोट है हम लें और कराची की तरक्की के लिए हम सब जो है एक हो जाएं ताकि कराची शहर जो है दोबारा रोशनियों का शहर बन जाए, ना कि कब्रिस्तान और खंडर बने। अच्छा ख्वाजा साहब, ये भी बताइएगा कि इस बार शहरी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक चेंज की है, नए चेहरे आए हैं, इंटेलेक्चुअल्स आए हैं, जिन्हें टिकट्स भी दिए गए हैं कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के। तो क्या समझते हैं कि आपकी जानिब से ये जो इकदाम उठाए गए हैं आपकी क़यादत की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो इसे किस हद तक आप दूरस्त समझते हैं? क्या इसके अच्छे नताइज सामने आएंगे? देखिए, असूली तौर पे यही इलेक्शन का तरीकाकार होता है कि आप जिस इलाके के रिहायशी हैं वहीं पर आपको टिकट दिया जाए, क्योंकि अब आप उस इलाके के मसाइल को जानते हैं। और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह कराची में 70-80% जो कैंडिडेट है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 100%, सारे के सारे बेहतरीन बिजनेसमैन हैं जो पेट के भरे हुए हैं, जिनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब वो सिर्फ ये है कि सोशल वर्क करना चाहते हैं, रोडों को बनाना चाहते हैं, नालों की सफाइयां कराना चाहते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेयर कराची जो है एक नौजवान पढ़ा लिखा बैरिस्टर जो है वो भी उर्दू जबान का है। अगर हमें कराची पे कब्जा करना होता या पीपल्स पार्टी ने कब्जा करना होता तो वो किसी सिंधी को नामजद करते। बिल्कुल, ये तफरीक तो खत्म ही हो गई। तो ये तफरीक हमारे अंदर ना मजहबी तफरीक है ना लासानी तफरीक है। जिनको ये तफरीकें करनी है वो आप देख चुके हैं कि उनको अल्लाह ताला ने मुस्तरद, उनको कौम ने मुस्तरद कर दिया और अल्लाह ताला का अजाब उन पे नाजिल हुआ। जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान की शहीदों के खिलाफ काम किया उनका भी वजूद खत्म हो गया। जिन्होंने पाकिस्तान की तोड़ने की बात की, कराची को तोड़ने की बात की, सूबे को अलग करने की बात की, उनका वजूद भी खत्म हो गया। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जात गफूर रहीम है, जो इस किस्म की हरकतें करेंगे अल्लाह की लाठी उन पर चली है और आगे भी चलती रहेगी। ठीक है ख्वाजा साहब, आप अपना कीमती तज़िया दे रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम ख़बर की ख़बर के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बात हो रही थी 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतख़ाबात की। तमाम ही सियासी जमातों और मजहबी जमातों की जानिब से बुलंद व बांग दावे किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 8 फरवरी 2024 को नताइज किसके हक़ में आते हैं और किसके सर जो है वो अददी अक्सरियत लेने का सहरा सजता है। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज़ को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।